YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪੁਰੀ ਹੋਰੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ जी सर सब तो पहला तुहाडे कोलों मैं यही जानना चाहनी है कि सर्दियों दे विच किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां दिल नूं आ सकदियां है जी। सर्दियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हार्ट के पेशेंट्स को आती हैं और सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर जो है वो सर्दियों में बढ़ना शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स भी सर्दियों में ही आते हैं और पूरे विश्व में पाया गया है कि जो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं वो दिसंबर के एंड से लेके फरवरी के महीने तक आते हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं पूरी दुनिया में। तो इन सारों के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्दियों में बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं। तो एक तो जो बाहर का टेम्परेचर कम होता है उसकी वजह से जो है हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको खून के दौरे को ज़्यादा ज़ोर से सर्कुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है बॉडी का टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर डाउन होने की वजह से बॉडी का भी टेम्परेचर डाउन ना हो जाए तो इसलिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और दूसरा जो हमारी खून की नालियाँ हैं वो सर्दी की वजह से जो है वो सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती हैं और जो हमारा ब्लड का विस्कोसिटी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं जो जिसकी वजह से खून जमता है उनका भी जो एग्रीगेशन बढ़ जाता है सर्दियों में तो उसकी वजह से जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है हमारे विटामिन डी के लेवल डाउन चले जाते हैं क्योंकि सनलाइट का एक्सपोज़र कम हो जाता है और इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो उसका जो प्रिकर्सर होता है एक स्क्वालिन होता है वो अगर उसको सनलाइट मिलता है बॉडी को तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है और अगर नहीं मिलता तो वो उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। और वैसे भी सर्दियों में लोग जो है बहुत ऑयली चीज़ें और हैवी चीज़ें खाते हैं, मूंगफली, गच्चक, पंजीरी ऐसी तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे बॉडी में जो है वो ऑयल की कंजम्पशन बढ़ जाती है और हम जितने कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसको हम बर्न नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडोर रहते हैं। बाहर जाके एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जी सर कई बारी की हुंदा है कि जिवें सर्दियां हुंदे ना लोग अक्सर ये गल कहंदे हैगे कि कई इंसान तो रात नूं सुत्ते पई रह गए ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ जी? हार्ट अटैक की वजह से भी डेथ हो जाती है सडनली कई बारी और स्पेशली जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर फीमेल पेशेंट होते हैं उनमें कई बार सिम्टम्स जो होते हैं वो उतने होते नहीं हैं और वो साइलेंट अटैक भी आ जाते हैं। और कई बार एटिपिकल सिम्टम होते हैं जैसे कि लोग उसको समझते हैं कि ये गैस की प्रॉब्लम है या कई बार पेशेंट को स्वेटिंग होती है या सिर में दर्द होती है, फीमेल्स को लेथार्जी होती है, बॉडी में वीकनेस महसूस होती है तो वो उसको कुछ हार्मोनल चेंजेस समझ के कई बार इग्नोर कर देते हैं। और रिदम फड़कने का जो जिसको रिदमियाज बोलते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो स्पेशली जिन पेशेंट्स की पंपिंग कमज़ोर होती है उसमें ये अरिदमिया होने के चांसेस भी सर्दी के एक्सपोजर से ज़्यादा हो जाते हैं और हार्ट फेलियर में भी जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्ट फेलियर के बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर के पेशेंट जो इंडिया में हैं उनमें जो मैक्सिमम कारण है हार्ट फेलियर का वो ये है कि जब किसी को खून की नालियाँ बंद होती हैं तो वो इलाज के लिए लेट आते हैं और हार्ट अटैक के बाद भी वो तुरंत जो गोल्डन आवर में हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते और जब वो लेट आते हैं तो तब तक उनका कुछ हद तक मसल जो होता है ना वो डेड होना शुरू हो गया होता है। तो बाद में उनका चाहे कितना भी अच्छा इलाज करें
तो उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो बाकी की ज़िंदगी हार्ट फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी जो है सर्दियों में जो है उनके रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सर्दी में जो होता है हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और हमारी जो है बहुत सारे कारण जो मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हम कम करते हैं और ठंड के एक्सपोजर से रिदमिया का चांस बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर का चांस और हार्ट अटैक का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो हार्ट की डेथ होती है वो सर्दियों में होती है। ਸਰ ਬੀਪੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? इसका कारण वही है कि जो हमारी जब आर्टरी टाइट हो जाती हैं तो जब हार्ट का जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसको उसकी बढ़ने की वजह से जो होता है वो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी आर्टरीज रिजिड होती जाती है। जो यंग पेशेंट होते हैं उनकी आर्टरीज इलास्टिक होती है, तो जैसे हमारा हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी वो उसके हिसाब से फैल जाती है, तो प्रेशर नहीं बढ़ता। लेकिन जब जैसे एज बढ़ती है तो हमारी आर्टरी रिजिड हो जाती है, तो जब हार्ट ज़ोर से पंप करेगा फोर्सफुली तो आर्टरी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ਜੀ ਸਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਨਾ ਵਧੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग सैर पे नहीं जाना चाहिए या लेट इवनिंग में, जब बाहर ठंड होती है और ठंडी हवा चल रही होती है तो उस टाइम पे प्रेफरेबली हमको वॉक करने नहीं जाना चाहिए। और अगर बहुत ही इमरजेंसी में जाना भी पड़े तो फिर हमको प्रिकॉशन लेने हैं कि वूलन क्लोथ्स पहन के गर्दन और जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं जैसे कैप पहन के जाएं, मफलर लगा के जाएं, ताकि जो एक्सपोज्ड पार्ट हैं बॉडी के उस पे सर्दी का असर कम से कम पड़े। और जब धूप निकल जाए उसके बाद अगर वो रोज़ सैर करेंगे तो सैर करना ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर्दी है इसलिए हम सैर नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि फिर उनके लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज हो जाते हैं और उनको फिर जो कार्डिक प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो सैर करनी ज़रूर है, लेकिन धूप निकलने के बाद आप कीजिए सैर, और शाम को भी सूरज ढलने से पहले पहले आप सैर कर लीजिए। और बाकी भी अपना लाइफस्टाइल एक्टिव ही रखना है सर्दियों में भी, और जो अपनी डाइट है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਫੀਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ नहीं आ सकता जी। एक मिथ है कि सच्चाई है जी? नहीं, एक मिथ ही है, क्योंकि जो अफीम है वो भी एक तरह से नशा ही है। जैसे हम लोग भी जब हार्ट के पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है ये मॉर्फिन, वो भी एक तरह से देते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो तो मरीज़ तड़पता है, तो उसकी वजह से भी मरीज़ की हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए वो फिर अंडर सुपरविज़न जो होता है हम उनको मॉनिटरिंग वगैरह करके फिर उनको दे सकते हैं। लेकिन अफीम लेने से ये होगा ना कि पेशेंट के सिम्टम तो मास्क हो जाएंगे, लेकिन अटैक तो आ रहा है वो उस पर तो असर नहीं होगा, तो पेशेंट के जो है कॉम्प्लिकेशन होने के और उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀਆਂ, ਗਜਰੇਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ नहीं जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ, वो उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, और वो फिर जितना वो कंज्यूम करते हैं उतना वो बर्न नहीं कर पाते सर्दियों में। तो इसलिए ये भी एक कारण है जिसकी वजह से सर्दियों में कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, स्पेशली हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है जी। फिर उनके डायबिटीज़ भी आउट ऑफ कंट्रोल होने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी और ज़्यादा बढ़ने का। तो एक तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए, विंटर्स में बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और दूसरे ऑयली चीज़ें भी नहीं ज़्यादा खानी चाहिए। और अपना रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, तभी हम विंटर्स को सेफली गुजार सकते हैं। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਮਾਲਯਨ ਸਾਲਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਮਕ ਖਾਈਏ? ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? जो ऐसे होता है कि जो हमारे जो सॉल्ट हमारा मिलता है मार्केट में वो आयोडाइज्ड होता है, तो अगर हम आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेंगे
तो हमारे को फिर थायराइड की प्रॉब्लम होने की, गोइटर होने की रिस्क बढ़ जाती है। और दूसरी ये है कि सॉल्ट जो है वो नॉर्मल पर्सन को भी जो है छोटा टीस्पून होता है 5 ग्राम जो होता है, जिसमें 5 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए पर डे। और जो जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको उससे भी कम कंज्यूम करना है, उनको 3 ग्राम या 4 ग्राम डिपेंडिंग कि उनका कितना ब्लड प्रेशर रहता है, तो कम ही कंज्यूम करना है। अगर बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं सॉल्ट तो कई बार फिर जैसे एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें फिर अगर ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं तो कई बार उनमें सोडियम डाउन चले जाता है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। उसमें कई बार जो है पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है अगर सोडियम के लेवल जो है 120 से नीचे चले जाएं, और कई बार तो कई पेशेंट आते हैं उनके 110 से भी नीचे चले जाते हैं, तो वो एक काफ़ी गंभीर सिचुएशन हो जाती है। फिर उनको आईसीयू में का हमको रिप्लेस करना पड़ता है उनका सोडियम। तो सॉल्ट जो है वो जो है कंट्रोल्ड खाएं, और ऑयली चीज़ें भी कम खाएं। ऑयली चीज़ों की जो डेली कंजम्पशन है वो 2 छोटे चम्मच जो होते हैं टीस्पून, उसमें 5 ml पर चम्मच से 10 ml पर डे जो है ना वो मैक्सिमम परमिसिबल है पूरे दिन में जी। तो उसमें पूरी, चाहे आप कुकिंग में यूज़ करो या जैसे भी करो, तो उसमें अगर उससे एक्सीड करते हैं हम पर पर्सन तो फिर वो हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। ਜੀ ਸਰ, ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आजकल लोग ब्लाइंडली जो है ना टेस्टों के पीछे भाग रहे हैं। लैब्स भी रोज़ फ़ोन कर करके बोलते हैं कि टेस्ट करा लो, ये वाला पैकेज है, वो वाला पैकेज है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद स्क्रीनिंग 50-50 पेज की रिपोर्टें भेजते हैं, लेकिन उनसे जो है बहुत बार बीमारी मिस हो जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पेशेंट का लाइफस्टाइल असेस करना, जो कि सिंपल हम लोग ने परफॉर्म में बनाए हुए हैं और उसके लिंक हम शेयर कर देते हैं। वो ऑनलाइन ही आप अपने क्वेश्चनर आंसर करो तो हमारे पास आपका सारा लाइफस्टाइल का ब्यौरा आ जाता है। तो जो हार्ट के रिस्क फैक्टर होते हैं, जो 10-12 रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हार्ट की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस होते हैं ना, उनको हमको कंट्रोल करना है। कुछ तो हेरिडिटरी हैं जो कि हमारे बस में नहीं है, जैसे हमारे फैमिली में अगर पेरेंट्स को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था या हमारे ब्रदर सिस्टर को हुआ था तो वो जेनेटिकली हमको भी, और इंडियंस को जो है सबसे ज़्यादा जेनेटिक रिस्क होता है कंपेयर टू एनी अदर रेस। तो और अमेरिकन्स और बाकी यूरोपियन से हम एशियंस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वैसे भी हार्ट अटैक इंडियंस में 10-15 साल अर्ली आते हैं बाकी पॉपुलेशन से, और कोविड के बाद जो है और भी ज़्यादा अब अर्ली इवन 20s में और 30s में भी यंग लोगों को ये सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। तो उसमें जो है कई बार हम टेस्ट में रिपोर्टों के पीछे भागते हैं और रिपोर्टें ठीक होती हैं, लेकिन हमारे जो ज़्यादा डेंजर है वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। तो हमारे को पहले अपना लाइफस्टाइल असेस करवाना चाहिए, और जो एक कार्डियोलॉजिस्ट के या कार्डिक साइंसेस के जो एक्सपर्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं आपकी, तो उसमें आपको फिज़िकली भी एग्ज़ामिन करते हैं, आपकी पल्स देखते हैं, आपकी हार्ट को स्टेथो लगा के वो चेक करते हैं और आपकी हिस्ट्री लेते हैं। और एग्ज़ामिनेशन करने से, हिस्ट्री लेने से जो है बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है जो टेस्टों में नहीं पता चलता। तो जो लोग खाली टेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज देते हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि सारी रिपोर्टें ठीक होती हैं लेकिन कुछ दिन में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कोई परफेक्ट नहीं होता। इवन ईसीजी भी लोग करवाते हैं, तो ईसीजी में भी जब आपका डैमेज हो जाएगा उसके बाद ईसीजी में आएगा, तो उसमें कई बार ईसीजी ठीक होता है लेकिन बाद में हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो तभी आपको रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव देंगी जब आपके डैमेज हो चुका है, आपकी कोई पैरामीटर डिरेंज हो चुके हैं। लेकिन हमको तब तक वेट नहीं करना है, हमको पहले से ही रिस्क फैक्टर अपने असेस करवाने होते हैं।
उसके बाद फिर जिसको हमको लगता है कि इनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं और हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, फिर हमारे पास उसके कार्डियक असेसमेंट के पैकेजेस होते हैं। तो उसमें हम वो पैकेजेस में जो हार्ट के कुछ टेस्ट जैसे इको TMT होता है, ब्लड के टेस्ट होते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं, आपके 3 महीने का शुगर होता है और किडनी के टेस्ट होते हैं। फिर वो हम करा के असेस करते हैं कि अभी आपका स्टेटस क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो हैं, HDL, LDL, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड सारा दिखता है। और उसके बाद फिर हम आपके असेस करते हैं कि आपके एक्चुअल में क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, और फिर हम 1 बाय 1 उन रिस्क फैक्टर्स को अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं होते, और 80% जो डिज़ीज़ है वो प्रिवेंटेबल है अगर हम उसको प्रिकॉशन लेंगे और प्रॉपर मेडिकल एडवाइस से चलेंगे। लेकिन आजकल लोग जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं और वो ChatGPT से ढूंढते हैं और फिर वो खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो रिस्क फैक्टर जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आते और फिर उनको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो जो प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ हैं आजकल, उसमें नंबर 1 पे स्मोकिंग आता है, नंबर 2 पे मोटापा आता है। लोग इंडिया में समझते हैं कि जिसकी ज़्यादा वेट है और जिसमें फ़ैट ज़्यादा है तो उसको वो हेल्दी बोलते हैं, और जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं उनको वो कमज़ोर बोलते हैं। लेकिन मेडिकली उल्टा होता है कि जो दुबले पतले होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और जो जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, जिनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, जिनके BMI ज़्यादा है, वो बीमारी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होने के रिस्क फैक्टर होते हैं। और नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ है ये वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा जो नंबर 3 पे जो है अल्कोहल का अब्यूज़ आता है, और उसके बाद जो है बाकी सारी बीमारियां उसके बाद आती हैं। और गूगल भी आजकल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें लोग जो है गलत डायरेक्शन में अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। और फिर बहुत सारे आजकल जो है नेट पे जो सेल्फ मेड डॉक्टर्स हैं वो अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, अपने अपने ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं विदाउट एनी साइंटिफिक कंफर्मेशन, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है उसके ऊपर, और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करे जा रहे हैं। उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। जैसे हम लोग कोई बात बताते हैं तो हमारे कुछ हज़ार में फॉलोअर आ जाएंगे, ये बहुत कम लोग उसको देखते हैं वीडियो को, लेकिन जब वो लोग वीडियो डालते हैं तो वो मिलियंस में फॉलोअर होते हैं और ब्लाइंडली सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जबकि उनकी बातों के पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की हम डेली देखते हैं कि ठीक सा ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने और गलत लोगों की बातों में आके वो जान से हाथ धो बैठते हैं। जी, ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? डाइट के लिए सबसे अच्छा है कि हमारे बॉडी में जो है ना ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स की कंजम्पशन ज़्यादा होनी चाहिए। और डेली जो है गाइडलाइंस कहते हैं कि 5 से 6 बार हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने चाहिए दिन में। तो उसमें हर मील में एक वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए, और इन बिटवीन मील्स भी हमको, जैसे कभी हम सैलड्स ले सकते हैं, कभी हम बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, वेजिटेबल का सूप ले सकते हैं। और उसकी जो मैक्सिमम हमारी कंजम्पशन जो होती है वो ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की होनी चाहिए। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम होने चाहिए, जैसे आलू है, चावल है, चपाती है, वो हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो कम मात्रा में यूज़ होनी चाहिए। और जो ऑयल है वो सबसे कम होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड और ऑयल की कंजम्पशन सबसे कम होनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह से चलेंगे और शुगर की मात्रा भी 5 ग्राम से कम लेंगे, सॉल्ट भी हम 5 ग्राम से कम लेंगे, और ऑयल की कंजम्पशन जो है 10 ml पर डे से कम लेंगे, तो फिर हम हेल्दी भी रह सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। ਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਜੀ? अगर हमारे घर में कोई ऐसे एल्डरली व्यक्ति हैं जिनको कि आपको लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम कभी आ सकता है, या फिर ऐसे हैं जिनको कि पहले डायग्नोज्ड है, तो डायग्नोज्ड वालों को तो पहले से ही दवाइयाँ चल रही होती हैं,
लेकिन जो इमरजेंसी अगर सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले तो हमको पहचानना है कि ये हार्ट अटैक की संभावना है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो फर्स्ट आवर जो होता है, गोल्डन आवर बोलते हैं उसको, उसमें अगर आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और तो घर में आपके पास ये कर सकते हैं कि एस्पिरिन की गोली रख सकते हैं। तो एस्पिरिन की गोली जो है हम लोड करके खा लेते हैं 4 गोलियां, और जो एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है उसको जीभ के नीचे रख सकते हैं। तो उसमें अगर हेडेक होने लगे तो उसको हम बाहर थूक सकते हैं, अगर नहीं हेडेक हुई है तो जीभ के नीचे उसको धीरे धीरे सॉलो करते रहेंगे। और जो एम्बुलेंस है उसको तुरंत बुला लेना चाहिए, और वो तुरंत ट्रीटमेंट आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। और आपके हॉस्पिटल पहुंचने तक भी पूरा हॉस्पिटल को पहले से ही इंटीमेटेड होता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। आपका मॉनिटरिंग, ईसीजी, ब्लड प्रेशर वगैरह आपको एम्बुलेंस से ही शुरू हो जाएगा ट्रीटमेंट। और अगर कोई किसी को एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, जो जिसमें कि ईसीजी में आपके एसटी लेवल ऊंचे उठ जाते हैं, वो सबसे ख़तरनाक होता है। तो उसमें तुरंत जो है कैथ लैब रेडी होती है और वहाँ ले जा के, और जो आर्टरी बंद है उसको खोल दिया जाता है। कई बार होता है कि मल्टीपल आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है और वो सूटेबल नहीं है स्टेंट से खोलने के लिए, तो फिर उसमें बाईपास जो है वो तुरंत करने से भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये समझना कि हार्ट अटैक के सब पेशेंट्स को टिपिकल जो कहते हैं कि लेफ़्ट साइड में पेन है, शोल्डर में रेडिएट हो रही है या आर्म में रेडिएट हो रही है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। टिपिकल पेन आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं होती है, और स्पेशली फीमेल्स में, डायबिटिक्स में नहीं होती है ऐसी। तो वो पेन किसी भी तरह की अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रही है, अगर नाभि के लेवल से लेके ऊपर जबड़े में भी कई बार पेन होती है जो काफ़ी ख़तरनाक होती है। कई बार चोकिंग सेंसेशन होती है, वो लेफ़्ट मेन डिजीज़ में होती है, तो वो भी बहुत ख़तरनाक होती है। पेशेंट अचानक कोलैप्स होके मर सकता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार बैक एक होती है, कई बार कोल्ड स्वेटिंग होती है कि बॉडी ठंडी है लेकिन पसीना आ रहा है, और कई बार जो होती है वॉमिटिंग हो जाती है। तो इस तरह की कोई भी अनयूजुअल सिम्टम अगर हो रहे हैं तो पहली संभावना हमको ये रखनी चाहिए कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। एक बार आप हॉस्पिटल में जाके इवैल्यूएट कर लेते हैं, वो आपका ईसीजी करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे वो ट्रोपोनिन टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर ईसीजी ठीक है, ट्रोपोनिन ठीक है, तब भी हमको ऑब्जर्व करना होता है। इसका मतलब ये नहीं, कई बार इवॉल्विंग हार्ट अटैक होता है, उसमें शुरू में रिपोर्टें ठीक आती है लेकिन कुछ घंटों में फिर वो राइज़ करना शुरू कर देता है ट्रोपोनिन का लेवल। ईसीजी में भी चेंजेस कई बार लेट आनी शुरू होती हैं। तो कई बार पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद तुरंत वो छुट्टी लेने की जल्दी होती है उनको, और वो ज़बरदस्ती अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस छुट्टी लेके चले जाते हैं और घर में जाके कोलैप्स हो जाते हैं। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ जी? उसमें जो है टिपिकली जो पेन का तो मैंने बता दिया आपको कि ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट में लेफ़्ट साइड में ही हो, नाभि से ऊपर कहीं पे भी आपको पेन हो रही है ना, चाहे आर्म में हो रही है, चाहे जबड़े में हो रही है, चाहे बैक में हो रही है, तो पहले हार्ट को रूल आउट कर लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे पैल्पिटेशन है, धड़कन का अपनी एहसास होना, सांस फूलना। कई बार जैसे आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो तो जो आपका हार्ट अकस्टम्ड है जिस चीज़ के लिए, कि सपोज़ आपका ऑफिस दूसरी मंजिल पे, आप हर बार रोज़ दूसरी मंजिल तक आप स्टेज चढ़ते हो और आपको सांस नहीं फूल रहा, लेकिन आपको अगर अचानक कभी लगता है कि आपको पहली मंजिल के बाद सांस फूलने लग गया, जो कि अनयूजुअल है, तो भी हमको अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि कभी भी आपके जो नॉर्मल अकस्टम्ड एक्टिविटी है उसको करने से आपको अगर कोई सिम्टम होने लगे, या चाहे पेन हो, चाहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, या धड़कन तेज़ होना हो, और आप जैसे वॉक पे जाते हो, आप जितनी पहले आप वॉक करते थे ब्रिस्कली,
आधे घंटे या पौने घंटे की, लेकिन आपको बीच में वॉक में अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको रुकना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। तो ये आपको इंडिकेशन बॉडी देती है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग उसको अगर सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर हमारे को किसी ना किसी दिन प्रॉब्लम में फंसना पड़ता है। ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜੀ। बीपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आधे घंटे का रेस्ट होना चाहिए बिफोर टेकिंग बीपी, और फिर आपका जो टेबल पे आप रखोगे बीपी का अपरेटस वो आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, और जब आप बाजू में लेना शुरू करोगे तो आपका जो कफ है वो अपने मिड आर्म में जो आप उसको लगाओगे तो वो कपड़ों को हटा के और स्किन के ऊपर डायरेक्टली लगाएंगे, और उसके बाद फिर जब आप उसको इन्फ्लेट करते हो कफ को, और उसके बाद फिर उसकी रीडिंग लेते हो, तो जो होता है पहली रीडिंग को तो आप इग्नोर कर दीजिए, उसके बाद सेकंड और थर्ड रीडिंग लेके फिर उनका एवरेज निकालो, तो वो आपका बीपी होगा एक्चुअल का। और एक बीपी की रीडिंग अगर गलत आए उसका मतलब ये नहीं कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। कई बार जो होता है एक्टिविटी करने के बाद भी बढ़ जाता है, कई बार होता है स्ट्रेस में होते हैं हम तब बढ़ जाता है, कई बार जो है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, हॉस्पिटल में चेक कराने जाते हैं बीपी बढ़ जाता है, उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं हम। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है कि जो वाइट कोट जैसे डॉक्टर पहनते हैं वो उसको देख के हमारे बॉडी में एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। और कई बार होता है कि जो हम बीपी लेते हैं ना, जैसे बहुत कोई उस टाइम पे फीवर हो रहा है या कोई हमारे को कोई स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है, तो वो ट्रांजिएंट होता है। तो इसलिए हमेशा हमारे को कुछ बीपी की रीडिंग लगातार कुछ दिन देखने के बाद भी अगर हमारे को लग रहा है कि बीपी हायर साइड में ही रह रहा है तो हम कहेंगे कि ये बीपी बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मली हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो बीपी है वो उसके किस लिमिट तक हम नॉर्मल उसको एक्सेप्ट करें। तो अगर आपका रेस्टिंग बीपी जो है अगर आपका 130 और नीचे का 90 से नीचे रहता है, 85 से नीचे रहता है, तो फिर हमारे को चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब हमारा ऊपर का बीपी 130 से ज़्यादा चला जाता है और नीचे का 90 से ज़्यादा चले जाता है, फिर हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सीधा ही मेडिसिन लेना शुरू कर दो, पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए, अपना सॉल्ट इंटेक ठीक करना चाहिए, अपनी डाइट कंट्रोल करना चाहिए, डेली अपनी रेगुलर वॉक एक्सरसाइज का नियम बनाना चाहिए। अगर उसके बाद भी जो है हमारा कंट्रोल नहीं होता, लाइफस्टाइल पूरा कंट्रोल करने के बाद भी, फिर हमको डॉक्टर की सलाह से ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग मैंने देखा है कि वो सीधा अपने आप ही दवाई लेना शुरू कर देते हैं या केमिस्ट के बोलने से दवाई ले लेते हैं। और यंग लोग हमारे पास आते हैं जो कि 2-3 दवाइयों पे ऑलरेडी हैं और उनका फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसमें इसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है बाद में कि फिर वो आपको हाई डोज आप दवाइयों के लेते हैं और उनकी भी साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं और अपना लाइफस्टाइल आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो फिर आपको कभी भी जो है मतलब उसका पूरा इफेक्ट आएगा नहीं। जी सर, बीपी ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बीपी ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट का बीपी जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। लेकिन जैसे बीपी हम लेते हैं, हम एक टाइम जिस टाइम ले रहे हैं बीपी की दवाई, हमको एक फ़िक्स टाइम पे ही डेली लेनी चाहिए ताकि उसके ब्लड में लेवल बराबर रहे। कि अगर कभी हम सुबह ले लें कभी शाम को ले लें तो उससे इरेटिक रहता है, उसके ब्लड के लेवल बराबर नहीं होते तो बीपी फ्लक्चुएट करता है। और कई लोग होते हैं वो बीपी देख के फिर वो SOS टाइप के लेते हैं कि अगर बीपी ज़्यादा है तो ले लिया, बीपी नॉर्मल है तो छोड़ दिया। उससे जो होता है वो बीपी कंट्रोल नहीं आता। तो आपको अगर दवाई लेने के बाद आपका बीपी नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि भी दवाई बंद कर दो, इसका मतलब है कि दवाई लेने से आपका बीपी कंट्रोल हुआ है।
तो उसको फिर दवाई को कंटिन्यू करना और विदाउट मेडिकल एडवाइस जो है वो एकदम से ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਦਵਾਈ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? नहीं, पानी की मात्रा लेने, वैसे तो पानी हमारे को अच्छा है, सबसे अच्छी ड्रिंक पानी ही है, लेकिन वो भी एक लिमिट में ही होता है। और स्पेशली कई लोग होते हैं वो सीधा 6 गिलास 8 गिलास सुबह उठ के खाली पेट में पी लेते हैं, तो वो सब तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक बेनिफिट नहीं है ऐसा। लेकिन ये है कि अगर हम पूरा दिन में स्पेस करके अगर रेगुलरली वाटर लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिज्म में वाटर ज़रूरी होता है और हमारी जो है हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहता है। लेकिन बीपी को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पानी पीने से बीपी कंट्रोल होगा। हाँ, ये है कि अगर हम अपना सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हम बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे हमारा बीपी ज़रूर कंट्रोल रहेगा। ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? जाते जाते मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा हार्ट है वो सारी ज़िंदगी जो है मेहनत से काम करता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो मेहनत कर रहा होता है। तो हमारे को अपने हार्ट को जो है अच्छे से केयर करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना चाहिए। और क्योंकि सबको पता है कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, तो विंटर्स में हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अपनी डाइट कंट्रोल रखो, धूप निकलने में सैर करो, ठंड से अपने हार्ट को बचा के रखो और एक्सेस फैट कंजम्पशन मत करो। थोड़ा सनलाइट भी ज़रूर लो जिससे कि विटामिन डी लेवल अच्छे रहें। और इसके अलावा अगर थोड़े से भी हमारे को कोई सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। नहीं, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि सबके साथ मैं शेयर कर सकूं अपने विचार। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।